इंग्लिश एम्पावर्स योर माइंड एंड एनहांसेस योर पर्सनालिटी। इसी गुड नोट पे हम बिगिन करेंगे हमारी आज की फर्स्ट क्लास, आपकी वन शॉर्ट सीरीज की फर्स्ट क्लास का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम आपकी हॉर्नबिल बुक का कवर करने वाले हैं। चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड अ फोटोग्राफ। एक आपकी पोम है, एक आपका प्रोज है, दोनों ही बहुत डिटेल में कवर किया जाएगा। बट बिफोर बिगनिंग अ स्मॉल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि इस क्लास के जो भी नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे हमारे PW ऐप पर। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक क्लास के बाद या 2 क्लास के बाद आपसे कोई मनी डिमांड किया जाएगा, कोई फी चार्ज करी जाएगी। पूरी जो सीरीज है, पूरा जो सोल पर्पस है इस सीरीज का, वो यही है कि क्वालिटी रिच कंटेंट आपको प्रोवाइड करना, दैट टू कंप्लीटली फ्री। नाउ टू बिगिन विथ, आज के हमारे टॉपिक्स हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड अ फोटोग्राफ का कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड ये जो जर्नी हम लोग साथ में आज बिगिन कर रहे हैं, ये एक बहुत ही फन लर्निंग जर्नी होगी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होगी। सो लेट्स स्टार्ट 2 चैप्टर्स, जिसमें से एक हमारी है प्रोज विच इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसका आज हम लोग करने वाले हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलोंग विथ अ फोटोग्राफ विच इज अ पोम। तो इसका भी हम लोग कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अगर मैं प्रोज का बताऊं तो वो एक समरी होगी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, एंड अगर मैं इस पोम का बताऊं तो उसमें हम लोग कवर करेंगे हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो टू बिगिन विथ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हमारा चैप्टर है जो कि खुशवंत सिंह ने लिखा है, जो इस चैप्टर के ऑथर भी है और नरेटर भी है। बेसिकली ऑथर कौन होता है? जिसने ये चैप्टर लिखा है। नरेटर उस चैप्टर के कैरेक्टर्स में से कोई ऐसा कैरेक्टर है जो चैप्टर हमें बता रहे हैं, जो हमें चीजें बता रहे हैं कि कब क्या हुआ। बट इस केस में, इस चैप्टर के केस में, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ऑथर का खुद का एक्सपीरियंस है उनकी ग्रैंड मदर के साथ। ग्रैंड मदर मतलब उनकी दादी। सो बेसिकली यहाँ पे पूरे चैप्टर में उन्होंने हमें बताया कि उनकी दादी के साथ उनके कैसी रिलेशन थी, एंड बचपन में उनकी दादी से वो कितना क्लोज थे, कितना अटैच थे। बट धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते गए, जैसे जैसे लाइफ में उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती गई, जैसे जैसे उनके ऊपर और काम आया, उनकी दादी और उनके बीच में जो दूरी थी वो थोड़ी बढ़ती गई। तो पूरा चैप्टर हम देखेंगे, बट चैप्टर के इंट्रोडक्शन से अगर मैं बिगिन करूं तो ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट मतलब क्या कि इस चैप्टर के द्वारा, इस चैप्टर के थ्रू हमारे पास ऑथर ने, कौन है ऑथर? हमारे खुशवंत सिंह। उन्होंने हमें एक क्लियर इमेज बताना चाहिए, क्लियर हमारे दिमाग में एक छवि बिठाना चाहिए। किसकी? उनकी ग्रैंडमदर की। एंड इस टाइटल में, इस शीर्षक में, ये जो चैप्टर का नेम है उसमें ये लेडी कौन है? ये लेडी उनकी ग्रैंडमदर है। ये लेडी कौन है? ये लेडी उनकी ग्रैंडमदर है। ठीक है। अब पोर्ट्रेट मतलब कि वो हम रीडर्स के दिमाग में, जो लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, जो लोग ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो हमारे दिमाग में उनकी ग्रैंडमदर विच इज द लेडी हियर, उनकी ग्रैंडमदर की एक छवि बिठाना चाहते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर की क्या क्या क्वालिटीज थी। बेसिकली वो ये बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर जो थी वो एक बहुत ज़्यादा ही एक ओल्ड वुमेन थी, जो कि क्या करती थी, जो कि भगवान की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थी। अब कहीं भी चैप्टर में उनका रिलीजन नहीं बताया गया, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। चैप्टर में एक दफ़ा भी उनका रिलीजन नहीं बताया गया कि वो कौन से गॉड को मानते थे। बट हमें चैप्टर में बार यही बताया गया है कि जो ग्रैंड मदर थी हमारे ऑथर के, वो क्या करती थी, वो दिन भर अपना समय प्रेयर में निकालते थे। वो प्रेयर की तरफ काफ़ी ज़्यादा क्या थे, इंक्लाइन थे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेयर करते थे। तो चैप्टर शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल से नोट पे। ऑथर हमें बताते हैं कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। तो ऑथर बोलते हैं कि माई ग्रैंड मदर वॉज लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, ओल्ड एंड ट्रेडिशन। सो बेसिकली हम लोग आज की जनरेशन है, हम लोगों की ग्रैंड मदर 80s में 90s की एज में है अभी, तो वो
ओल्ड हो गए, वो काफ़ी एज में बड़े हो गए एंड ट्रेडिशनल हो गए, मतलब कि जैसे एक टिपिकल ग्रैंड मदर होते हैं, थोड़ा सा चीज़ों में रोक टोक करना, बच्चे की केयर बहुत करना, बच्चे का ध्यान बहुत देना, तो इनकी ग्रैंड मदर भी ऐसी ही एक ग्रैंड मदर थी. ही हैड नोन हर टू बी एन ओल्ड रिंकल्ड फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. तो ऑथर को जब से होश आया, ऑथर को जब से होश है अपनी ग्रैंड मदर का, उन्होंने उनको ओल्ड ही देखा. देखो 6-7 साल तक तो बच्चे को कोई होश नहीं रहता कि कौन क्या है, चीज़ें याद रहती हैं, फिर वो भूल जाते हैं. जब से उनको अपना बचपन से अभी तक का अपनी ग्रैंड मदर का याद है कुछ भी, उन्हें सिर्फ ये याद है कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को बहुत एजड, थोड़ा सा बूढ़ा ही देखा है. एंड मैं कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कभी मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा यंग, बहुत ज़्यादा प्रिटी भी रही होंगी. मॉम का इनको याद होगा क्योंकि धीरे धीरे एज बड़ी दिखी, नोटिस हुई, बट इनकी ग्रैंड मदर के बारे में इन्होंने यही बताया कि वो इतनी ओल्ड थी, इससे ज़्यादा ओल्ड, इससे ज़्यादा जो उनकी एजिंग हो रही थी वो सिर्फ नंबर्स में थी, वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं हो रही थी. पीपल सेड दैट शी वॉज वंस यंग एंड प्रिटी. अब पीपल कौन? उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स. वो अपनी ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर के बारे में क्या बताते थे कि वो वंस, कभी ना कभी वो पहले यंग भी थी. ऑफ कोर्स सी बात है, सब यंग भी होंगे. एंड वो प्रिटी भी थी, मतलब वो अच्छी भी दिखा करती थी. एंड इवन हैड अ हस्बैंड. अब ग्रैंड मदर के हस्बैंड कौन होंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, हमारे ऑथर के ग्रैंडफादर. बट द ऑथर फाउंड दिस हार्ड टू बिलीव. तो ऑथर ने क्या चीज़ यकीन करने, क्या किस चीज़ पे यकीन करना मुश्किल समझा कि इनकी ग्रैंड मदर कभी यंग एंड प्रिटी भी रही होंगी, क्योंकि जब से इनको याद है वो उतनी ही एज में उनको दिखी हैं. उससे ज़्यादा कोई इंसान बूढ़ा नहीं होता, उससे ज़्यादा सिर्फ उनके नंबर इंक्रीज होंगे, बाकी वो अपीयरेंस में अपने हाईएस्ट पे थी. ठीक है. हर हस्बैंड, द ऑथर्स ग्रैंडफादर, हैड डाइड लॉन्ग अगो. हिज पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस शोइंग हिम विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड. तो उनकी, किनकी? उनके ग्रैंडफादर की जो पिक्चर है वो इनके लिविंग रूम में, कहाँ? मैंटल पीस के ऊपर थी, जिसमें उनके ग्रैंडफादर की जो बियर्ड, जो दाढ़ी थी, वो उनके चेस्ट तक आती थी, वो वाइट बियर्ड थी. एंड उन्होंने उस पिक्चर में टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, पग भी पहनी हुई थी. एंड उस पिक्चर से भी ये देख के यही बता सकते हैं कि ये कौन? इनके ग्रैंडफादर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के क्या है, लगते थे. ही सीम्ड लाइक समवन हु could only have lots and lots of children. तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, काफ़ी ज़्यादा क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक नियम, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन वाले क्या पर्सन उनको दिखे थे. The author tried imagining her being young and playing games, but the thought was almost revolting. तो author ने कोशिश की ऐसा थॉट रखने की कि हाँ, कभी मेरी ग्रैंड मदर यंग भी रही होंगी, कभी मेरी ग्रैंड मदर प्रिटी भी रही होंगी, बचपन में वो खेलती भी होंगी. बट एक बच्चे ने अपनी माँ को, अपनी दादी को बचपन से जिस रूप में देखा, उसके लिए तो वो पेरेंट है, उसके लिए तो वो ग्रैंड पेरेंट है, तो वो उनको बचपने में इमेजिन नहीं कर पा रहे, वो उनको बचपने में अपना आइडिया नहीं दे पा रहे. तो ये जो थॉट, ये जो आइडिया था कि वो मेरी जो ग्रैंड मदर है, जो इतनी ओल्ड लगती है, कभी वो अच्छी भी लगी होंगी, कभी वो प्रिटी भी लगी होंगी, वो थॉट, वो ख्याल ही एक रिवोल्टिंग ख्याल था. रिवोल्टिंग मतलब क्या? वो ख्याल ही एक क्या, एक अपोजिंग ख्याल था, मतलब कि उनको सहमति नहीं मिलती थी इस ख्याल के बारे में कि हाँ, कभी ये सुंदर भी होंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनको क्या देखा है? ओल्ड देखा है. आ रहा है ना समझ में? कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट्स में बताओ. बिल्कुल साथ साथ बढ़िया बढ़िया चैप्टर करते जाते हैं. इजी चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ये. आगे देखते हैं क्या लिखा है. इट फेल्ट अनडिग्निफाइड एंड द ऑथर एंड द अदर्स ट्रीटेड हर स्टोरीज लाइक फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स. तो बाकी जितने भी लोग, वो इनको काफ़ी एज में ज़्यादा बड़ा कंसिडर करते थे, एंड इनकी जो बातें होती थी वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा ना रिस्पेक्टफुली क्या है, सुनते थे. वाइज मॉरल टेल्स फ्रॉम द पास्ट. तो ऑफकोर्स सी बात है, बड़े अपने ज़माने की बातें करते हैं, तो वो पास्ट से ऐसे लगता था कि अपनी ये क्या बताते रहते हैं, स्टोरीज बताते रहते हैं.
अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है आपकी पूरी बुक में अबाउट ऑथर्स ग्रैंड मदर। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है ये? इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है कि शी वॉज शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंट एंड हैड क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, मतलब कि उनकी जो हाइट है वो काफ़ी कम थी। शी वॉज शॉर्ट, हाइट कम थी, फैट थोड़ी सी चबी, थोड़ी सी हेल्दी साइड पे थी, उसी के साथ वो स्लाइटली बेंट थी, मतलब कि विथ एज, इंसान की जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो थोड़ा सा अपनी कमर का सपोर्ट लेके ऐसे खड़े रहते हैं, थोड़ा सा ना झुकाव था उनकी पीठ में। उसी के साथ साथ उनके पूरे चेहरे पर, जैसे ये इमेज देखो, इधर चेहरे पे आपको ना ऐसे लाइंस दिख रही है ना, झुर्रियाँ दिख रही है ना, तो ग्रैंड मदर, जो ऑथर की ग्रैंड मदर है, उनके फेस पर भी क्या थी? रिंकल्स थी। ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट, तो वो प्लेन वाइट, स्पॉटलेस मतलब जिसपे कोई भी डिजाइन, कोई भी पैच वर्क नहीं हो, तो वो प्लेन वाइट कपड़े पहना करती थी। एंड घर में पूरे घर में वो वॉक करा करती थी, वन हैंड ऑन हर वेस्ट, तो उनको वॉक करने के लिए क्या चाहिए होता था? सपोर्ट चाहिए होता था। तो वो मे भी अपनी स्टिक कैरी नहीं करती होंगी, वो एक हाथ अपनी ऐसे कमर पे लेके पूरे घर में चलती होंगी एंड दूसरे हाथ में उनकी मोस्टली रोजरी बीड्स होती थी। सो रोजरी बीड्स बेसिकली क्या होती है? ऐसे जप माला होती है जिसमें गिनती रहती है नाम सिमरन के लिए 108 बार, जैसे भी उनको अपना जब करना है तो वो हाथ में लेके चलती थी। सबसे पहला इंस्टेंस, मतलब सबसे पहला प्रूफ हमें मिला कि इनकी ग्रैंड मदर क्या थी? रिलीजियस थी। ठीक है, तो ऐसे आपको बार बार प्रूफ मिलते रहेंगे कि इनकी ग्रैंड मदर क्या है? रिलीजियस है, बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन की तरफ, अपने गॉड की तरफ क्या है? इंक्लाइंड है। आगे देखें तो हर हेयर वॉज सिल्वर, मतलब कि ऐसे सिल्वर से नहीं थे उनके हेयर, सिल्वर मतलब यहाँ पे कि हर हेयर वॉज ग्रे, तो उनके हेयर क्या थे? उनके हेयर थे ग्रे। ठीक है। स्कैटर्ड अनटाइटली, तो स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, फैले हुए, कॉम्ब उसमें नहीं किया हुआ था। अनटाइडली मतलब कि सही से ऐसे नीटली, जैसे मैंने अभी पोनी बांधी हुई है तो मैंने कॉम्ब करके पोनी बांधी हुई है, उनने जो पोनी मतलब उनने जैसे भी अपनी हेयर स्टाइल रखी वो थोड़ी सी ना ऐसे बिखरी हुई थी, नीटली, बाल कंघी नहीं किए हुए थे एंड उनके फेस पे क्या है? पूरे बाल आते थे। एंड हर लिप्स मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में थे, बहुत ज़्यादा प्रेयर करते थे, तो उनके जो लिप्स थे, उनके जो लिप्स मतलब कि कोई भी इंसान कोई प्रेयर करेगा तो उनके लिप्स से ना, लिप्स का मूवमेंट समझ आ जाएगा, तो उनके जो लिप्स थे वो मूव करते थे इनऑडिबल प्रेयर्स में, मतलब कि वो जैसे कोई नाम ले रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, राधा राधा कर रहे हैं, कोई भी नाम ले रहे हैं, एग्जाम्पल दिया, कहीं भी रिलीजन मेंशन नहीं है, तो वो ऐसे धीरे धीरे करते थे इनऑडिबल प्रेयर्स में, मतलब जो भी वो अपनी रूटीन के हिसाब से प्रेयर कर रहे हैं वो इनऑडिबल वॉइस में करते थे, ऐसी मतलब धीरे से आवाज़ में करते थे कि साइड वाले को भी सुनाई नहीं देता था। तो ऑडिबल मतलब होता है कि सुनाई देना, इनऑडिबल उसी का ऑपोजिट होता है, मतलब कि ना सुनाई देना। तो वो धीरे धीरे करते रहते थे कि उनके लिप्स लगता था मूव हो रहे हैं बट वो म्यूट पे मूव हो रहे हैं। ठीक है। दो शी लुक्ड टेरेबली ओल्ड, हालांकि वो बहुत मतलब क्या थी? ओल्ड थी। शी हैड अ काम एंड पीसफुल ब्यूटी, तो वो भले ही बहुत ओल्ड थी बट उनमें ना ठहराव था, उनमें शांति थी, एंड किसी भी इंसान में शांति होना वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो जाता है, तो उनमें शांति थी, थोड़ा सा ठहराव था। लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीन सेरेनिटी, तो सेरेनिटी मतलब क्या होता है? कामनेस। ठीक है, सेरेनिटी मतलब क्या होता है? कामनेस। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। एक्सप्लेन मैं करती हूँ। आपने कभी समर का सीन देखा होगा, तो वो क्या होता है? मून मतलब रात को भी भले स्काई क्लियर होता है, दिन का टाइम ले लो तो सन एकदम ब्राइट होता है, मतलब कि एक समर टाइम में जो आसमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है? वाइब्रेंट होता है, उसके जो कलर्स होते हैं
वो बहुत ज़्यादा ऐसे ना वार्म ब्राइट बहुत कलरफुल सा माहौल होता है। पर वहीं पे अगर आप एक विंटर लैंडस्केप को कंपेयर करो, एक विंटर के सीन को कंपेयर करो इससे, तो एक विंटर का सीन कैसा होता है, ऐसा शांत सा होता है, बिल्कुल ठंडा सा, उसमें क्या नहीं होता, उसमें कोई भी पॉप ऑफ कलर्स नहीं होते, उसमें अलग अलग रंग नहीं होते। वैसे ही इनका जो फेस है वो थोड़ा सा ना ऐसे डल सा था, उनके फेस पे कोई भी ग्लो नहीं था। सो देयर वाज नो ग्लो ऑन हर फेस, देयर वाज नो ग्लो ऑन हर फेस, मतलब कि उनके फेस पे कोई भी ग्लो नहीं था। एंड उनका जो फेस था वो काफ़ी ज़्यादा पेल, काफ़ी ज़्यादा डल सा लगता था। जैसे कोई इंसान है छोटी एज में तो वो हंसता खेलता रहता है, उसके फेस पे एक चमक होती है ना थोड़ी। एंड वहीं पे एक एजेड पीपल, एक एजेड पर्सन है तो उनका फेस थोड़ा सा मुरझाया हुआ रहता है। वैसे ही इनके फेस पे कोई भी क्या ग्लो नहीं था। In his early childhood, the author and the grandmother were very close. तो अब grandmother का introduction हमने पूरा देखा। आई होप आपको अभी तक पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे आते हैं हम अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, मतलब कि टेक्स्ट ही पढ़ा रही हूँ मैं, बट यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो बिल्कुल कान खोल के यहाँ से टॉपिक अब समझना शुरू करो। क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है कि इनिशियल चाइल्डहुड डेज में, ऑथर के चाइल्डहुड डेज में मतलब कि बचपन वाले दिनों में उनकी ग्रैंड मदर के साथ कैसी रिलेशनशिप थी। सो इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, पूरे चैप्टर में ये बताया गया है कि इनकी रिलेशनशिप चेंज कैसे होती है। बिगिन करते हैं कि इनकी रिलेशनशिप शुरू में बचपने वाले दिनों में कैसी थी। ऑथर और ग्रैंड मदर बचपन वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, मतलब कि उनकी जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी होने का रीज़न ये था कि उनके जो पेरेंट्स हैं, ऑथर के जो पेरेंट्स हैं, वो रहते थे सिटी में, वो वहाँ पे जॉब करते थे। अब ऑथर छोटे थे, स्कूल जाते थे, कोई इनको अकेला तो छोड़ नहीं सकते, तो इनकी ग्रैंड मदर ही इनकी टेक केयर करती थी। वो सुबह उठ के इनको स्कूल ले जाएंगी, सुबह उठ के इनको रेडी करेंगी। तो इस वजह से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड करते थे, इसी रीज़न की वजह से उनकी जो बॉन्डिंग थी वो आपस में सबसे 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 ज़्यादा क्या थी, अच्छी थी। सो हिज पेरेंट्स लिव्ड इन दी सिटी, सो ही लिव्ड विथ हर। शी वुड वेक हिम अप, स्कूल के लिए उठा के रेडी करके, bathed and dressed him, prayed while getting him ready, monotonous prayer he never understood। तो monotonous मतलब कि बोरिंग। ऑथर के अकाउंट में ऑथर बताते हैं कि ये जो प्रेयर जो ग्रैंड मदर बोल रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, बोरिंग थी, जो वो कभी समझ नहीं पाते थे। बट हाँ, उनको प्रेयर सुन के ऐसा ख़राब भी नहीं लगता था। क्लियरली मेंशन्ड है कि वो प्रेयर उनको सुन के क्या है, अच्छा लगता था, एंड उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। अब अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड कर रहे हैं ये, साथ में सुबह सुबह उनको उठा भी रहे हैं, उसी के साथ साथ स्कूल साथ में जाते थे दोनों। विलेजेस में बेसिकली क्या होता है कि स्कूल है, वहीं पे ही क्या है, टेम्पल भी है, टेम्पल के अंदर ही स्कूल है। प्रॉपर एजुकेशन नहीं है कि क्लासरूम्स वगैरह, एक टेम्पल के आंगन में, वरांडा में, पेड़ के नीचे ही बैठ के क्या है, पढ़ाते थे बच्चों को। तो वहाँ पे जब ऑथर पढ़ाई करते थे तो उनकी ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो अपनी प्रेयर्स करती थी, वो अपने स्क्रिप्चर्स रीड करती थी। स्क्रिप्चर्स मतलब क्या, कि उनकी होली बुक्स रीड करती थी। तो इस वजह से वो स्कूल भी साथ आते जाते थे। मतलब कि पूरे दिन का जो मैक्सिमम टाइम एक बच्चा किसी के साथ स्पेंड कर सकता है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ करते थे। इसी कारणवश, इसी रीज़न की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, क्लोज थे। ओके, क्लियर। शी गेव हिम ब्रेकफास्ट, तो उनको ब्रेकफास्ट मतलब उठाया, रेडी किया, प्रेयर व्रेयर करवाई, फिर उनको ब्रेकफास्ट भी दिया। ब्रेकफास्ट में वो थिक मोटे मोटे पराठे देते थे, स्टेल चपाती, मतलब स्टेल मतलब कि रखी हुई, एक दिन की, मतलब फ्रेश बिल्कुल नहीं, रखी हुई चपाती को हम स्टेल चपाती बोलते हैं, जिसपे वो बटर एंड शुगर, घी एंड शुगर लगा के क्या है, देते थे।
दे वर्क टू स्कूल टुगेदर, तो ऐसे बढ़िया से दोनों क्या है स्कूल जाते थे. स्कूल वॉज अटैच्ड टू अ टेम्पल, तो जो स्कूल था वो टेम्पल के आसपास में ही था. ही लर्न अल्फाबेट्स, ऑथर अपनी पढ़ाई करते थे, अपनी मॉर्निंग प्रेयर करते थे. वाइल, जब तक ऑथर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तब तक शी रेड स्क्रिप्चर्स इनसाइड, तब तक ग्रैंड मदर क्या करती थी, तब तक ग्रैंड मदर टेम्पल में अपनी स्क्रिप्चर्स मतलब मैंने आपको अभी भी बताया होली बुक्स, उनकी जो रिस्पेक्टेड बुक्स हैं वो रीड करती थी. अब स्क्रिप्चर्स जैसे कोई सिख है ना, पंजाबी है, तो उनके लिए स्क्रिप्चर क्या होगी, गुरु ग्रंथ साहिब जी, एक बुक जिसमें उनके रिलीजन, उनकी टीचिंग सारी लिखी हुई हैं. जो इस्लाम फॉलो करते हैं उनके लिए कुरान होती है. जो हिंदूज होते हैं, जो राम जी को, विष्णु भगवान को मानते हैं, तो उनके लिए भगवत गीता होती है. तो ये स्क्रिप्चर्स होती हैं. तो कहीं भी मेंशन नहीं है रिलीजन का, सिर्फ बताया है कि वो एक रिलीजियस वुमेन थी, मतलब कि अपने धर्म, जो उनका धर्म है उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच थी. तो ये स्कूल में अपनी पढ़ाई करते थे. एंड तब तक मीनवाइल, तब तक ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो अपनी स्क्रिप्चर्स रीड करती थी. On the way back, she would feed stale chapatis to street dogs. Now, this is also a very important point. यहाँ से भी MCQ बनता है कि विलेज में अभी ये दोनों कहाँ रहते हैं, अभी ये विलेज में रहते हैं. हम चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि ये सिटी में भी रह के क्या करते हैं. तो विलेज में कौन से एनिमल्स को वो खाना खिलाते थे, कौन, ग्रैंड मदर. तो विलेज में वो खाना खिलाते थे डॉग्स को. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है इम्पॉर्टेंट, आप मार्क कर लो कि विलेज में जब वो स्कूल से वापस आते थे दोनों, तो ग्रैंड मदर किसको खाना खिलाती थी, स्ट्रीट डॉग्स को, मतलब कि ऐसे डॉग्स को जो किसी के पेट नहीं है. तो ऐसे डॉग्स जो थोड़ा स्ट्रीट्स पे घूमते रहते हैं, फ्री होते हैं, उन डॉग्स को ये क्या है खाना खिलाती थी. अब जब ऑथर के पेरेंट्स बढ़िया से सेटल हो गए, कहाँ पे, ऑथर के पेरेंट्स बढ़िया से सेटल हो गए सिटी में, उन्होंने बोला कि हम यहाँ सेटल हो चुके हैं. ऑथर और ग्रैंड मदर को भी बुला लिया कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लाइफस्टाइल वगैरह अच्छी है तो बढ़िया चलेगा. सो व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स वर सेटल्ड इन द सिटी, जब वो वहाँ अच्छे से सेटल हो गए, दे कॉल्ड बोथ ऑफ देम टू लिव देयर. देयर मतलब कहाँ पे, देयर मतलब कि उन दोनों को भी कहाँ बुला लिया, सिटी में बुला लिया. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट फेज जहाँ पे उनकी दोस्ती में, जहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप में, किसकी, ऑथर की और ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप में दरार आती है. तो अगेन अ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड कि कब उनकी फ्रेंडशिप चेंज हुई. तो व्हेन दे मूव्ड टू द सिटी फ्रॉम द विलेज, उनकी फ्रेंडशिप क्या हुई, चेंज हुई. सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप. अब ये कोट है जो आपकी बुक से मैंने उठाया, यहाँ पे आर इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ऑथर खुद बता रहे हैं ना. स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि नरेटर एंड हमारे कौन, ऑथर, दोनों सेम है. तो आर मतलब कि वो अपना और अपनी ग्रैंड मदर का बता रहे हैं. तो जब हम ऐसे बात करते हैं, जब आप एक किसी चीज़ में इंक्लूडेड हो, तो आर, OUR करके हम उस चीज़ को क्या है बताते हैं. They shared the same room, but she no longer came to school with him. तो पहले भी ये एक ही रूम में थे, अभी भी ये एक ही रूम में है, बट अब ग्रैंड मदर ऑथर को स्कूल तक छोड़ने नहीं जाती थी. He began going to an English school by a motor bus. तो पहले तो थोड़ा चिल सा माहौल था, ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, चलते चलते पहुंच जाते थे स्कूल. अब यहाँ पे इनको तरीके से एक प्रॉपर मोटर बस लेके आती थी एंड ये एक प्रॉपर इंग्लिश स्कूल में क्या है जाते थे, विच शी डिडंट अंडरस्टैंड. तो इनको इंग्लिश अच्छी नहीं लगी, इनको वेस्टर्न एजुकेशन अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने अप्रूव भी नहीं करी वो चीज़. एंड शी वॉज सैड दैट ही वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. तो उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में क्या क्या बुरा लग रहा था कि वहाँ पे गॉड के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, साइंस एंड इंग्लिश जैसे वेस्टर्नली इन्फ्लुएंस सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं. वहाँ पे वो नए नए कॉन्सेप्ट साइंस के सीख रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटीज़, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अर्थ का जो शेप है वो राउंड क्यों है, तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ सीख रहे हैं. तो ये चीज़ें क्या है ग्रैंड मदर को अच्छी नहीं लगी, बट उन्होंने कभी भी इस चीज़ को लेके कोई इशू क्रिएट नहीं किया. वो साइलेंटली क्या है इस चीज़ के फेवर में नहीं थी.
ठीक है। शी वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड व्हेन ही बिगैन टेकिंग म्यूजिक लेसन्स। तो एक और चीज़ कि जब ऑथर के म्यूजिक लेसन्स होते थे तो वो चीज़ ग्रैंड मदर को क्या है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। फॉर हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस मेंट फॉर बेगर्स। तो म्यूजिक उनके ओपिनियन में बेगर्स के लिए था, मतलब बेगर्स ऐसे लोग जो रोड्स पे क्या है भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनको म्यूजिक लगता था। तो ये बोलती हैं, इनको लगता है कि म्यूजिक हमारे जैसे अच्छे घर के बच्चों के लिए, जेंटल फोक्स के लिए नहीं है। एंड इसी चीज़ की वजह से उन्होंने ये मॉडर्न स्कूल को बिल्कुल अप्रूव नहीं किया, बट उन्होंने कभी भी ये चीज़ सामने से शो नहीं करी। दो शी सेड नथिंग, कभी भी उनने कुछ भी नहीं बोला, कभी कुछ इशू क्रिएट नहीं किया। हर साइलेंस शोड डिसअप्रूवल, बट वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए, जिस वजह से समझ आ रहा था कि वो इस चीज़ को अप्रूव, वो इस चीज़ की सहमति नहीं दे रहे, वो इस चीज़ का डिसअप्रूवल ही क्या है रख रहे हैं। दिस इमोशनल डिस्टेंस, अब क्या था कि इनके मन में खराब थी चीज़ें, इनको लग रहा था, बट इन्हें बोला नहीं। अगर ये बोलते मे बी क्लियर हो जाता, इन्होंने बोला नहीं, जिस वजह से इनकी जो मन मुटाव थे वो क्लियर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी, वो क्या है, वो बढ़ गई, वो ग्रीव, मतलब कि वो ग्रो हो गई। एंड दे टॉक्ड लेस एंड लेस, एंड उनकी जो बातचीत किनकी, ऑथर की एंड उनकी ग्रैंड मदर की थी, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। अब धीरे 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 जब ऑथर बड़े हो गए, आया ना समझ में, इतना क्लियर बिल्कुल। जब ऑथर बड़े हो गए तो ऑथर गॉट अ सेपरेट रूम, एंड जब वो कॉलेज जाने लगे, उनका वैसे तो क्या है सोते टाइम ऐसे गुड नाइट गुड मॉर्निंग हो जाता था, अब उनका रूम भी डिफरेंट हो गया, मतलब कि अब बिल्कुल भी उनकी बातचीत नहीं होने लगी। अब इम्पॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन क्या बनता है कि हमें रूटीन बताना है, किसका, ग्रैंड मदर का, सिटी में। तो सिटी में ग्रैंड मदर का क्या रूटीन था, सिटी में ग्रैंड मदर का रूटीन था कि वो स्पिनिंग व्हील, चरखे पर काफ़ी ज़्यादा समय बिताते थे। वो अपनी रोजरी बीट्स, मतलब अपनी जप माला के साथ काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रेयर्स करते थे। एंड पहले मैंने क्या बताया था आपको कि वो विलेज में डॉग्स को फीड करते थे, अब कहाँ पे, सिटी में वो स्पैरोज को आफ्टरनून में फीड करते थे। क्वेश्चन बन सकता है कि आफ्टरनून में वो किसको कि सिटी में आके वो किसको फीड करते थे, कौन से एनिमल को, स्पैरो को। अगर हम बात करें विलेज की, विलेज में कौन से एनिमल को फीड किया जाता था, डॉग को। तो ये क्या है, दोनों फर्क है, ठीक है। Sparrows would sit around her on her head and shoulders, legs and veranda। तो वरांडा में बैठ के ये अपना टाइम स्पैरोज के साथ क्या है स्पेंड करते थे। शी नेवर शूड देम अवे, तो कभी भी किसी भी स्पैरो को इनने ऐसे उड़ाया नहीं अपने ऊपर से। द ऑथर कॉल्स इट अ वर्टेबल बेडलैम ऑफ चॉपिंग्स। दिस वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो जब ये स्पैरोज के साथ रहते थे तो ये उनके पूरे दिनचर्या का, उनके पूरे डेली रूटीन का हैप्पीएस्ट क्या था, हाफ एन आवर होता था। अब ऑथर की एजुकेशन और ज़्यादा क्या हो गई थी, इम्पॉर्टेंट हो गई थी, जिस वजह से जो ऑथर हैं हमारे वो बाहर पढ़ने गए थे। ही वेंट टू स्टडी अब्रॉड फॉर 5 years, तो वो 5 साल के लिए क्या है विदेश पढ़ने गए थे। थॉट शीड बी सैड, शीड मतलब ग्रैंड मदर की बात हो रही है कि वो थोड़ी सैड होती, वो थोड़ी इमोशनल होती, बट उन्होंने कोई भी सैडनेस, कोई भी ऐसा इमोशन शो नहीं किया। एंड स्टेशन पे जब उनको छोड़ने भी आए थे वो बिल्कुल भी नहीं रोए। शी जस्ट किस्ड हिज फोरहेड साइलेंटली, उनको एक किस की फोरहेड पे, एंड कुछ भी नहीं बोला। एंड इस मोमेंट पे ऑथर को लगा कि मे भी अब मैं जब अगली बार आऊँ, मे भी मेरी ग्रैंड मदर मुझे नहीं मिले, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एज हो चुकी है। तो द ऑथर सॉ दिस मोमेंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब कि उनको मे भी लगा कि ये आखिरी बार है जब मेरी ग्रैंड मदर मुझे टच कर रही है या प्यार से मुझे किस कर रही है, क्योंकि 5 साल काफ़ी बड़ा समय है ना। एंड एक इंसान की इतनी उम्र ऑलरेडी हो चुकी है, अब वो अगली बार मिले मुझे नहीं मिले, तो ऑथर को क्या है ये चीज़ नहीं पता थी। नाउ आफ्टर 5 years शी वेलकम्ड हिम एट द स्टेशन। शी लुक द सेम, नॉट अ डे ओल्डर। तो जब 5 साल बाद ऑथर आए वापस, ग्रैंड मदर अलाइव थी, वो उनको मिलती हैं स्टेशन पे। एंड बट 5 साल में ऑथर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए होंगे, बट उनकी जो ग्रैंड मदर है वो एक दिन बड़ी नहीं लगी, क्योंकि क्या बताया था शुरू में मैंने आपको कि वो इतना ज़्यादा ऑलरेडी एज कर चुकी थी कि
इस पॉइंट से अब एज करना सिर्फ क्या था कि ऐसे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 98, 99, 100, 101, 102, सिर्फ ऐसा नंबर इंक्रीज हो रहा है। उनके फेस पे जो एज दिख सकती थी वो मैक्सिमम थी, थोड़े बहुत जो चेंजेस आते होंगे वो एकदम से ऐसे नोटिस नहीं होते थे। स्टिल बिजी विथ प्रेयर्स एंड फीडिंग स्पैरोज, तो मतलब कि ग्रैंड मदर इतना बिजी थी अपनी रूटीन में कि ऑथर आए तो उस पर भी उन्होंने ज़्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करी, वो अपनी प्रेयर्स में और अपने स्पैरोज के साथ ही क्या थी, बिजी थी। She hugged him but said nothing, no time for words, only reciting her prayers. तो क्या है, कुछ बोला ही नहीं, अरे वाह बच्चे तुम आ गए, बात कुछ नहीं की, वो अपने प्रेयर्स में अपने रूटीन में क्या है, बिजी थी। अ डे बिफोर हर डेथ शी डिड नॉट प्रे विच वॉज अनयूजुअल, तो एक दिन अब ऑल ऑफ अ सडन उनकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने क्या है, प्रे नहीं किया। एंड ये एक अनयूजुअल चीज़ थी क्योंकि जिस इंसान को इन लोगों ने इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ प्रे करते देखा, एकदम से उस इंसान ने एक दिन प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड से वुमेन कलेक्ट की, गॉट अ डाइप्लेटेड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ वॉरियर्स होम कमिंग, तो एक थीम के बेसिस पे इन्होंने क्या है, मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया एंड गाना शुरू किया। द फैमिली थॉट शी वॉज ओवर स्ट्रेनिंग हर सेल्फ, फैमिली को लगा कि ये अपने आप को एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, उनसे नहीं बन रहा होगा, बट उनको शायद मज़ा आ रहा था इसमें। एंड उसी के बाद उनको क्या है, एक माइल्ड फीवर आता है, डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी नहीं है, उतर जाएगा, बट ग्रैंड मदर को आभास हो गया, उनको ये चीज़ मन में आ गई कि हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंत है अब वो उनके करीब है। शी स्टॉप्ड talking and focused only on praying, तो उन्होंने किसी से बात करना बंद कर दिया, टॉकिंग मतलब बात करना उन्होंने किसी से भी बंद कर दिया, एंड अपनी प्रेयर पे क्या है, फोकस किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना जो लास्ट टाइम है, अपना जो अंतिम समय है, वो भगवान को समर्पित करके अपने आप को क्या है, अपनी लाइफ फिनिश करें। सो शी ले पीसफुली इन हर बेड टेलिंग हर बीट्स, एंड वो प्रेयर अपनी कंटिन्यू रखी उनने। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, तो उनकी एकदम से क्या, लिप्स मूव करना बंद हो गए, उनके हाथ में जो जपमाला थी वो गिर गई, जिससे पता चला सबको कि शी पास्ड अवे काम एंड डिग्निफाइड, मतलब कि बहुत ही पीसफुली, बहुत ही नेचुरली, विदाउट एनी पेन, बिल्कुल शांति में, बिल्कुल कामली एंड बिना किसी दर्द के। अब जब इनकी डेथ बॉडी को उठाया जा रहा था, बुक में वर्ड लिखा है कॉर्प्स को, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, जब इनकी डेड बॉडी को उठाया जा रहा था तो वरांडा में उनकी डेड बॉडी को रखा, शूड में कवर करके, शॉल में कवर करके। तब कवर करते ही बहुत सारे स्पैरोज अपने ग्रुप्स में क्या कलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे भी, मतलब ऐसे नहीं कि 50, 60, 70, हज़ारों की गिनती में स्पैरोज यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। एंड सैट अराउंड हर बॉडी इन वरांडा रूम एंड कोर्टयार्ड, दे मेड नो साउंड नो चॉपिंग, तो ऐसा भी नहीं कि स्पैरोज को खाने की आदत थी तभी वो आए थे, उन्होंने आके एक आवाज़ तक नहीं निकाली, कोई भी चर्पिंग, बर्ड्स की जो साउंड होती है ना उसको हम चर्पिंग बोलते हैं, तो उन्होंने कोई भी चर्पिंग, कोई भी आवाज़ नहीं निकाली। इवन ऑथर की ग्रैंड मदर ने उनको आके क्या, स्पैरोज को फीड किया, ब्रेड दी, तो स्पैरोज ने वो खाना भी नहीं खाया, चुपचाप वो यहाँ पे आए। जब इनके रिचुअल्स परफॉर्म हो गए, जब डेड बॉडी को उठा के ले गए, वो चुपचाप चले गए। क्या दिखाने आए थे वो, अपनी सैडनेस दिखाने आए थे, ठीक है। सो इवन व्हेन ब्रेड वाज ऑफर्ड, जब स्पैरोज को ब्रेड दी, दे रिफ्यूज टू ईट, तो किसी स्पैरो ने कुछ भी नहीं खाया, एक ने भी नहीं खाया कुछ भी। एंड आफ्टर द बॉडी वॉज टेकन अवे द स्पैरोज फ्ल्यू अवे क्वाइटली, तो जैसे ग्रैंड मदर की बॉडी ले गए वहाँ से, स्पैरोज चुपचाप क्या है, उड़ गए। इट वॉज एज इफ दे हैड कम टू मोन साइलेंटली, तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पैरोज क्या करने आए हैं, अपना दुख ज़ाया करने आए हैं। मोन मतलब अपना दुख ज़ाया करने आए हैं, पर कैसे तरीके में, बिल्कुल साइलेंटली, मतलब बिल्कुल चुपचाप तरीके से, है ना।
सो इस चैप्टर में बेसिकली यही होता है कि ग्रैंड मदर की जब डेथ हुई, चैप्टर फिनिश, एंड जो ब्रेड के क्रम्स थे फिर वो अगले दिन उठा के क्लीनिंग पर्सन ने डस्टबिन में डाल दिए, एंड यहीं पे हमारा चैप्टर इसी डस्टबिन वर्ड से क्या है फिनिश होता है। अब इस पूरे चैप्टर की अगर हम थीम्स देखें कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, सबसे पहले हमें देखने को मिला कि एक ग्रैंड मदर और एक ग्रैंडसन में क्या रिलेशनशिप होती है, मतलब कि एक दादी पोते में कैसा रिलेशनशिप होता है, कैसे उनकी बॉन्डिंग होती है। सेपरेशन एंड इमोशनल डिस्टेंस, तो कैसे कैसे जब इंसान अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, जब दो इंसान थोड़े से काम की वजह से दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में दरार आती है, उनके बीच में क्या है सेपरेशन आता है। दूसरा, उनकी ग्रैंड मदर क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, काफ़ी ज़्यादा भगवान की तरफ इंक्लाइन थी, भगवान को मानते थे, उसी वजह से उनकी जो डेथ हुई वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हुई। एंड डिग्निटी इन डेथ मतलब कि बिना पेन की, बिना किसी दिक्कत की उनकी क्या हुई, डेथ हुई। एंड भले ही उनकी ग्रैंड मदर लास्ट में भी उनको ज़्यादा, ऑथर को ज़्यादा प्यार नहीं दिखाती थी, स्टिल वो ऑथर को डेफिनेटली लव तो करती ही थी। सो इस चैप्टर से हमें अनस्पोकन लव के बारे में भी पता चलता है कि कैसे हर बार ग्रैंड पेरेंट्स या हर बार पेरेंट्स अपना लव एक्सप्रेस नहीं करते, बट उनके मन में हमेशा लव, उनके मन में हमेशा जो अफेक्शन है अपने बच्चों के लिए वो होता ही होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, सो आई होप इतना आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा। नहीं क्लियर, जो डाउट है, किसी वर्ड में डाउट है, किसी स्पेसिफिक सेंटेंस में डाउट है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड इफ अभी तक पूरा क्लियर भी है तो वो भी मुझे डेफिनेटली बताओ। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पोअम, जो कि इसी चैप्टर 1 का ही आपका पार्ट है। चैप्टर का नेम है, मतलब पोअम का नेम है अ फोटोग्राफ। सो बेसिकली फोटोग्राफ मतलब क्या होता है, फोटोग्राफ मतलब कि एक तस्वीर। यहाँ पे इस चैप्टर में ये तस्वीर है जो हमारी ऑथर, मतलब कि जो हमारी पोएट, ठीक है, पोम की जो लेखिका होती हैं वो पोएट होती हैं, तो हमारी पोएट की मॉम को ये तस्वीर मिलती है। अब ये तस्वीर भी उनको मिली थी काफ़ी समय पहले। अब उनकी जो मॉम है उनकी डेथ हो चुकी है, और उनकी डेथ को भी क्या है 12-13 साल हो चुके हैं। बेसिकली ये फोटोग्राफ मतलब कि जो तस्वीर मिली थी वो ये तस्वीर थी जिसमें ये जो मिडिल गर्ल है वो हमारी पोएट की मॉम है। वो क्या है, वो पोएट्स मॉम है, ठीक है। एंड ये उनकी 2 कजन्स हैं, एक का नेम है बेटी, एक का नेम है डॉली। तो ये पोएट की मॉम है सेंटर वाली, जो टॉल है, जो ओल्डर है, एंड वो तीनों जो अपनी सिस्टर्स हैं मतलब वो बीच पे गई हैं। अगर आप देखो पीछे सीन तो ये एक बीच का सीन है। एंड ये पिक्चर देखो कितनी हैप्पी पिक्चर है, तीनों के बाल बिल्कुल ऐसे केयर फ्री हो रहे हैं, तीनों की स्माइल इतनी अच्छी है, तीनों इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल एक हैप्पी पिक्चर है, जैसे ये बहुत मतलब लाइक दे हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइव्स, बिल्कुल खुश है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। एंड ये पिक्चर क्लिक की है उनके अंकल ने। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये जो पोम है, ये बताता है कि कैसे पोएट की मॉम को ये पिक्चर मिली थी अपने बचपन की। समझना, पोएट की मॉम को ये पिक्चर मिली थी अपने बचपन की। बहुत सारे बच्चे आई बेट यू इस चीज़ में उलझते हैं कि मैम क्या ये पोएट अपने बारे में बता रही हैं। नो, पोएट बता रही हैं किसके बारे में, पोएट बता रही हैं अपनी मॉम के बारे में, कि ये जो पिक्चर में गर्ल है ये उनकी मॉम है एंड ये उनकी 2 कजन्स हैं। ये तीनों गए थे कहाँ पे, बीच पे वेकेशन के लिए। एंड पोएट की मॉम को ये पिक्चर काफ़ी टाइम के बाद मिलती है। अब जब वो पिक्चर मिली थी, जब वो पिक्चर देख के खुश हो रही थी, उस चीज़ को भी अभी काफ़ी साल हो गए, पोएट की मॉम की डेथ को भी काफ़ी साल हो गए। एंड पोएट ये पोम लिख रही हैं अपनी मॉम की याद में कि कैसे जब ये पिक्चर उनकी मॉम को मिली थी वो ये पिक्चर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, मतलब कि कार्डबोर्ड, अब बेसिकली आजकल तो बहुत मॉडर्न हो गया है, सब पिक्चर्स बहुत अच्छे से फ्रेम करी जाती है। पहले के टाइम पे एक सिंपल सी पिक्चर होती थी जो कि ऐसे कार्डबोर्ड पे चिपकाई जाती थी सपोर्ट के लिए, है ना, पुट्ठे पे चिपकाई जाती थी सपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले पोएट बोलती हैं
कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। सो बेसिकली कार्डबोर्ड मतलब यहाँ पे फोटोग्राफी है, क्योंकि वो जो फोटोग्राफ है वो उस कार्डबोर्ड पर ही चिपकी हुई है, तो कार्डबोर्ड बोला गया है पर मतलब यहाँ से फोटोग्राफ का ही है। सो कार्डबोर्ड बताता है, मतलब फोटोग्राफ बताती है हमारी पोएट को। मी मतलब कौन यहाँ पे, हमारी पोएट। हाउ इट वॉज, कैसे वो दिन थे, कैसे वो समय था जब इनकी मॉम, है ना, कैसे वो समय था जब इनकी मॉम व्हेन टू गर्ल कजिन्स, व्हेन जब इनकी मॉम अपनी टू गर्ल कजिन्स मतलब कि अपनी टू सिस्टर्स के साथ पैडलिंग करने गई थी। नाउ व्हाट बेसिकली इज पैडलिंग? पैडलिंग इज बेसिकली वॉकिंग ऑन बीच। सो वॉकिंग ऑन बीच, बीच मैंने आपको बता दिया क्या होती है ना। सो कैसा वो समय था, हाउ इट वॉज, कैसा वो दौर था, कैसा वो टाइम था जब when the two girl cousins went पैडलिंग, मतलब इनकी मॉम के साथ दो गर्ल कजिन्स क्या गई थी, पैडलिंग करने गई थी। पैडलिंग मतलब बीच में समुद्र की लहरों में मस्त मस्त ऐसे क्या वॉक करने चलने गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन मतलब एक ये वन ऑफ माई मदर्स हैंड मतलब कि एक हाथ इनने पकड़ा एक हाथ इनने पकड़ा, तो दोनों ने हाथ पकड़े हुए इनकी मदर के, मतलब कि इनकी मदर क्या है बीच में खड़ी है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, शी मतलब कौन, शी मतलब कि इनकी मॉम, तो इनकी मॉम द बिग गर्ल मतलब कि हाइट में भी टॉल एंड एज में भी टॉल। सो एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, मतलब कि इनकी मॉम की एज बताई है कि वो कितने साल की थी, तब वो 12 years की थी, ठीक है। एंड इनकी कजन्स उनसे छोटी थी हाइट में भी एंड एज में भी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, मतलब ये तीनों लड़कियां क्या है, स्टिल मतलब ऐसे एकदम ना रेस्ट पे, है ना, स्टेशनरी पोजीशन में, रेस्ट में मतलब कि जैसे हम फोटो खिंचवाते हैं तो हम फोटो खिंचवाते टाइम एक जगह पे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे एस्थेटिक बनने के लिए। वो तो आजकल हिल रहे हैं लोग ऐसे ब्लर फोटो देने के लिए, बट पहले के टाइम पे क्या, पहले के टाइम पे एक फोटो के लिए ऐसे सब स्टिल खड़े हो जाते थे, तो वैसे ही ये लोग स्टिल खड़े हो गए, मतलब एक जगह पे खड़े हो गए। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर मतलब कि उनके जो बाल हैं बीच पे हवा चलने की वजह से कहाँ आ रहे थे, उनके फेस पे आ रहे थे, ऐसे फेस पे उनके क्या है बाल आ रहे थे। टू स्माइल थ्रू द हेयर मतलब कि वो इतनी बड़ी सी स्माइल कर रहे थे अपने कहाँ, अपने बालों के पीछे से, ओके। एट द अंकल विद द कैमरा, तो किस पे स्माइल कर रहे थे ये स्माइल कर रहे थे अंकल पे, मतलब कि अंकल थे इनकी मॉम के, जो क्या कर रहे थे, जो पिक्चर क्लिक कर रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स, तो ये अब क्योंकि ये अपनी मासियों को तो कुछ नहीं बोलेगी, ये बोलेंगी अपनी मम्मा के बारे में ही, क्योंकि इनकी मम्मा की डेथ को हो चुके हैं काफ़ी साल। अब इनको आ रही है अपनी मम्मा की याद, जिस वजह से ये क्या है, ये पोम लिख रहे हैं। तो ये बोलती हैं अपनी मॉम के फेस को क्या, अ स्वीट फेस। क्या बोलती हैं अपने मॉम के फेस को, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो ये जो पिक्चर है इनकी मॉम की, ये एक इतनी पुरानी पिक्चर है कि तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ऑफकोर्स सी बात है, इनकी जो मॉम की एज है वो इस पिक्चर में 12 वर्ष है, 12 साल की उम्र की उनकी पिक्चर है, तो ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट, ठीक है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बताना चाहा है कि इनकी मॉम की जो ये पिक्चर है तब की जब पोएट खुद भी पैदा नहीं हुई थी, पोएट खुद भी बॉर्न नहीं हुई थी। इनकी मॉम की शादी हो गई, पोएट बॉर्न हो गई। इनकी मॉम अभी ऐसी लग रही हैं, बट जब पोएट बॉर्न हुई तब ये डिफरेंट लग रही होंगी। जब फिर पोएट बड़ी होती गई तो हमारे पेरेंट्स भी बड़े होते जाते। अगर आप अपने बर्थ के टाइम पे अपने फर्स्ट बर्थडे की अपने पेरेंट्स के साथ पिक्चर देखो तो वो डिफरेंट होगी, अभी की उनकी फेस देखो तो वो डिफरेंट होगा। तो चेंज होते जाते हैं हम लोग। बट अगर मैं एक पिक्चर देखूँ मनाली के किसी पहाड़ की, शिमला के किसी पहाड़ की या गोवा के किसी बीच की, तो वो बीच ज़्यादा नहीं बदली होगी। मतलब क्या कि जो नेचर है, जो हमारे आसपास है, जो एनवायरनमेंट है, वो नहीं बदला, ह्यूमन चेंज हुआ है। सो
एंड द सी विच अपियर्स टू बी हैव चेंज्ड लेस, मतलब कि जो सी जहाँ की ये पिक्चर है, अगर वो सी अगर हम अभी भी जाके देखें, वो सी ज़्यादा नहीं बदली होगी, वो अभी भी क्या है वैसी ही होगी। बट मेरी मॉम के जो फीट हैं, मेरी मॉम के जो पैर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेंट, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब कि इस पिक्चर के 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब कि अब मॉम देख रही हैं ये पिक्चर 42-43 की एज में, शीड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब क्या, एट द पिक्चर। अब यहाँ पे ये भी अभी की सिचुएशन नहीं है, ये भी मॉम की, ऑथर की, पोएट की मॉम की डेथ की काफ़ी पहले की सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप उनकी एज समझो ऑलमोस्ट 42-43 की एज होगी। अभी शी इज़ अलाइव, शी इज़ हेल्दी, अपनी वो पिक्चर वो देख रही हैं, तो वो हंस रही हैं, वो लाफ कर रही हैं, मतलब कि शी इज़ हैप्पी वो पिक्चर देख के, वो खुश हो रही है पिक्चर देख के अपने बचपन की। बोल रही हैं सी बेटी, सी डॉली एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो वो अपनी कजन्स, गर्ल कजन्स को देख के बोल रही है कि अरे अरे बेटी को देख, अरे अरे डॉली को देख कैसी लग रही है। एंड उसी के साथ साथ बोल रही हैं कि लुक हाउ दे कौन है, दे अब पोएट की मॉम के पेरेंट्स। क्यों, क्योंकि अगर पोएट की मॉम 12-13 साल की उम्र में बीच पे गई थी, तो ऑफकोर्स सी बात है उनकी मम्मा ने कपड़े निकाल के दिए होंगे, मतलब कि पोएट की ग्रैंड मदर ने कपड़े निकाल के दिए होंगे। तो वो उसी पे उनकी मॉम देख के हंस रही है कि देख देख कैसे कपड़े हमें बीच पे पहना के भेजा था। क्यों, क्योंकि वो छोटे थे ना, वो खुद कपड़े निकाल के नहीं गए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब वो जो पिक्चर, वो जो सी हॉलीडे, वो जो बीच की जो पिक्चर है, वो मेरी मॉम का पास्ट है, वो एक बीता हुआ कल है। एंड माइन इज़ हर लाफ्टर, मतलब कि जैसे वो पिक्चर देख के जब उनकी एज 42-43 की कुछ होगी, वो खुश हो रही थी अपने बचपन की पिक्चर देख के, उनकी हंसी याद करना अब मेरा पास्ट है। मतलब कि मॉम की एज जब 42-43 की थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी वो पिक्चर देख के। वो पिक्चर को देखे हुए भी काफ़ी साल हो गए, वो पिक्चर को देखे हुए भी क्या है, काफ़ी साल हो गए। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ एक्सेप्ट, है ना, हम दोनों ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। किसने, इनकी मॉम ने एक्सेप्ट किया है कि अब मेरा बचपन वापस नहीं आ सकता। समझो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि इनकी मॉम खुश हो रही थी वो पिक्चर देख के काफ़ी साल पहले। अब ये पोएट हमारी वो समय याद कर रही है जब इनकी मॉम वो पिक्चर देख के खुश हो रही थी, अपनी मॉम की हंसी, अपनी मॉम की खुशी याद कर रही हैं। एंड बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब कि हम दोनों ने, मेरी मम्मा ने भी ये चीज़ मान ली कि उनका बचपन वापस नहीं आएगा, मैंने भी ये चीज़ मान ली कि अब उनकी हंसी, उनकी मौजूदगी वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि नाउ शी इज़ बीन डेड। क्यों नहीं आएगी, ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है। नियरली एज मैनी एज दैट गर्ल लिव्ड, मतलब कि उस पिक्चर में गर्ल कितने ईयर्स की थी, 12 ईयर्स की। अगर 42 की एज में वो पिक्चर देख रही है, मतलब कि अभी 54 की एज की उनकी मम्मा होती अगर वो थी, तो उनकी डेथ हो चुकी है, कम से कम 12 साल हो चुके हैं उनकी डेथ को। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस एंड ऑफ दिस सिचुएशन, एंड इस चीज़ का, इस सिचुएशन का, इस हालत का देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। इस चीज़ का अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना मैं अपनी माँ की वो हंसी वापस ला सकती हूँ, ना मेरी माँ अपना बचपन वापस ला सकती है। एंड इट इज़ साइलेंस, साइलेंस। तो ये शांति की भी क्या है, शांति है। एंड यहाँ पे आपकी पोम क्या है, ख़त्म हो जाती है। सो बेसिकली पोएट याद कर रही है अपनी मॉम की डेथ के 12-15 साल के बाद कि कैसे जब मेरी मॉम एक समय पे अपने बचपन की पिक्चर देख के क्या है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। एंड ये जो नंबर है ना, ये भी एक रफ एस्टिमेट है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जब वो पिक्चर देख रही थी उसके ही थोड़े टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई, वो काफ़ी टाइम उसमें भी हुआ होगा। सो दिस नंबर इज़ जस्ट एन अजम्पशन कि काफ़ी ज़्यादा उनकी एज हो चुकी होगी। एंड सिर्फ हमें याद ये रखना है कि वो क्या है इस पोम में बताना चाह रही हैं कि कैसे उनकी हैप्पीनेस, किसकी, पोएट की हैप्पीनेस थी अपनी मम्मी की हंसी, अपनी मम्मी की लाफ्टर देखना। एंड उस
पिक्चर में क्या था, पिक्चर को डिस्क्राइब करो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पिक्चर में क्या था, पिक्चर में ये था कि उनकी मॉम जो कि एल्डर थी, जो कि एल्डेस्ट वन थी, वो गई थी एक बीच वेकेशन पे, एक सी वेकेशन पे, किसके साथ, अपनी 2 कजन्स के साथ, जिनका नेम था बेटी एंड जिनका नेम था डॉली। So with this we come to the end of this amazing lecture. I hope आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी आपके चैप्टर नंबर 1 की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, stay tuned, happy learning and bye bye.